हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। इस पूरे नंबर सिस्टम को आज हम एक ही क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बता देता हूँ किस किस पेपर के लिए आपका ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आप यूपी पुलिस, जो हाल ही में आपका पेपर चल रहा है, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और जो भी कोई आप एग्जाम देना चाहो, CHL, CGL, CPO, MTS, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो एक ही क्लास हम कोशिश करेंगे कि पूरे नंबर सिस्टम को हम एक ही क्लास में खत्म कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम होता है, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। मैं इस तरीके से शुरू करूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप तक हम कवर करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं? हमारे पास दो प्रकार की संख्या होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है वास्तविक संख्या, और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? जो आपकी आयोटा के रूप में लिखी होती है। जैसे मैंने कहा अंडूर में -1, अंडूर में -5, अंडूर में -4। तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो -1 होता है अंडूर में, अंडूर -1 मान किसका होता है? अंडूर में -1 मान किसका होता है? आयोटा का होता है। किसका होता है? आयोटा का। तो जो संख्या आयोटा के रूप में होती है, आपकी जो भी संख्या आयोटा के रूप में होती है, वो सब हमारी कौन सी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। इसके बाद हमारी पास होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या आपकी, वास्तविक संख्याओं को हम आगे बांटेंगे। तो वास्तविक संख्याओं को हम आगे बांटेंगे तो बांट देंगे। एक तो होती है आपकी प्राकृतिक संख्या, इसे हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, इसे बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। कौन सा? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या आपका होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी क्या होता है आपका? होल नंबर होता है। अब बात आती है बेटा कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है और पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो प्राकृतिक संख्या आपकी होती है जो एक से शुरू होती है, 1 2 3, एक से लेकर अनंत तक। एक से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है वो आपकी कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। अगर इसमें आप जीरो को और ऐड कर लें, 0 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक जाओगे तो कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है हम कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जीरो से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है हम कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो कह सकते हैं हम सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो देखते हैं, अगर हम पूर्ण संख्या में से किसको? जीरो को हटा दें। पूर्ण संख्या में से अगर जीरो को हम हटा दें तो सभी पूर्ण संख्या कौन सी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। वास्तविक संख्या को हम फिर से दो भागों में बांटते हैं बेटा। एक तो आपका होता है परमेय, रेशनल, और एक होता है अपरमेय। ये कौन सा होता है? अपरमेय। तो मैं कहूं परमेय संख्या कौन सी होती है, रेशनल नंबर कौन सा होता है, और इरेशनल नंबर कौन सा होता है। तो परमेय संख्या देखते हैं आपको क्या होती है। तो परमेय संख्या होती है बेटा जो आपकी P/Q के रूप में लिखी जा सके, वो होती है परमेय संख्या, जहां Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। जो Q आपका किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती वो आपकी अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो आपकी कौन सी संख्या होती है? अपरमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होता है। अब हम एग्जांपल से जानते हैं। जैसे मैं कहूं बेटा, अगर पाई कहूं, अगर मैंने पाई कह दिया तो यह परमेय संख्या होगी। अगर यहाँ पे 22/7 कहता हूँ, क्या कहता हूँ? 22/7 कहता हूँ, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। 4 कहता हूँ, कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। 5 है, 2/3 है, 9/7 है, ये सब जितनी P/Q के रूप में संख्या है वो सब आपकी कैसी है? परमेय संख्या है। या मैं कहूँ बेटा √5, √4, तो आप जानते हो कि √4 को खोलेंगे तो खोलकर कितना? 2 आ जाएगा। अगर मैं कह दूं यहाँ पे √3, क्या √3 बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। जब बाहर नहीं आएगा अंडूर से तो कहीं संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। √5 है, √7 है, ये सब कैसी है? आपके परमेय संख्या है। तो बात क्लियर हुई। परमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, अपरमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, आपने नोट कर लिया होगा तो नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग या लिख लेना वीडियो पॉज करके।
हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो वास्तविक संख्या आपकी होती है उसे हम फिर से बांटते हैं आगे। एक तो होता है आपका वास्तविक संख्या, फिर से बांटते हैं, एक तो पूर्णांक और एक दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या कौन सी होती है और दशमलव संख्या कौन सी होती है। तो पूर्णांक संख्या को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक आप जानते हो, जैसे मैंने कहा 5, 7, 15, 20, ये सब कैसे हैं आपके धनात्मक पूर्णांक। मैंने क्या -8, -7, -100, तो माइनस की संख्या होंगी वो सब कैसे होंगी, ऋणात्मक पूर्णांक होंगी। दशमलव संख्या होती है, इनको हम बांटेंगे तो दशमलव को भी दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। एक तो होता है शांत दशमलव, जैसे मैंने कहा किसी संख्या भाग दिया आपका 1.25, 1.4, 25.23, 24, ऐसा कर कोई भी संख्या एक दो बार भाग गया, कंप्लीट चला गया, तो आप कौन सा होगा, शांत दशमलव होगा। इसके बाद आता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक टर्मिनेटिंग एंड एक नॉन टर्मिनेटिंग, एक आवृत्ति वाला एक अनावृत्ति वाला। टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग है। बात देखते हैं जो अनावृत्ति वाले होते हैं वो कौन से होते हैं। तो आवृत्ति वाले जैसे मैंने कहा 3.3, 3, 3, 3 जा ही रहा है अनंत तक, 5.5, 5, 5 या 6.6, 6, 6, 6, 6 जा रहा है, 2, 3.2, 3, 2, 3, 2, 3 जाता ही जा रहा है। तो आप जानते हैं यहाँ पे 3 का अच्छा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे बार बार 6 का यहाँ पे कितना 23 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पे संख्या आपकी रिपीट होती है वो कौन सा होता है, आवृत्ति दशमलव होता है आपका। अनावृत्ति दशमलव क्या होता है, मैंने कहा 1.42567 532 ऐसे करके जो चलता जा रहा है। या मैंने कहा 9.8754196543 आगे और चलता ही जा रहा है। तो ये आपका कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव होगा। तो इतनी बात समझ आई होगी बेटा। तो मैंने आपको समझाया, सबसे पहले मैंने किया संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं को दो भागों में बांटा मैंने, एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। जो काल्पनिक संख्या होती है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, आयोटा के रूप में होती है। इसके बाद मैंने वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा था, एक तो आपका प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, एक आपका पूर्ण संख्या होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या होती है वो आपकी कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। और जो 0 से लेकर अनंत तक होती है वो कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या। फिर मैंने वास्तविक संख्या को फिर से दो भागों में बांटा, किस किस में, एक तो आपका परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। फिर से वास्तविक संख्या फिर बांटा पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। तो ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन में अभी बताऊंगा आपको कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम। अब आगे देखते हैं। तो आगे फिर से संख्याएं आती हैं आपके पास, कौन कौन सी संख्या और आ सकती है। यहाँ पर सम संख्या आ सकती है, यानी इवन नंबर आ सकता है, विषम संख्या आ सकती है, ऑड नंबर बोलते हैं इसे, ठीक है, भाज्य संख्या आ सकती है और अभाज्य संख्या आ सकती है, ये आ सकते हैं। तो देखते हैं सम विषम अभाज्य अभाज्य क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं, फिर देखें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स होता है वहां से, ठीक है। तो सबसे पहले सम संख्या आप जानते हो जिसके पीछे क्या हो, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं या तो इकाई का अंक क्या हो आपका 0, 2, 4, 6, 8 हो, या हम कह सकते हैं ये 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो। जो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा वो आपकी सम संख्या इवन नंबर होता है। इसके बाद आती है विषम संख्या। तो पीछे जो इकाई का अंक है आपका 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी हो सकता है, कहते हैं 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है बेटा, 2 से डिवाइड ना हो। तो जो संख्या आपकी 2 से भाज्य नहीं होगी या 2 से विभाजित नहीं होगी वो आपकी विषम संख्या होगी, ठीक है। जिसमें 2 से भाग चला जाएगा वो आपकी कैसे होगी, सम संख्या होगी, और जिसमें 2 से भाग नहीं जाएगा वो कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद बेटा आती है भाज्य और अभाज्य। इसे समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम देखेंगे, ठीक है।
तो भाज्य संख्या होती है जिसके कम से कम तीन गुणनखंड हो। तो यही संख्या जिसके कम से कम तीन गुणनखंड होते हैं, जिसके कम से कम तीन गुणनखंड होते हैं, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तीन गुणनखंड का मतलब है किसी संख्या में कम से कम तीन संख्याओं से भाग चला जाए तो हमारी कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो। नंबर है ओनली टू फैक्टर्स, जिस संख्या केवल दो गुणनखंड हो वो आपकी क्या होगी, अभाज्य संख्या। केवल दो का मतलब ना तो कम होने चाहिए और ना ही ज्यादा होनी चाहिए। दो से ज्यादा हो गए तो कैसे हो जाएगी, आपकी अभाज्य हो जाएगी, और दो से कम होंगे तो भाज्य नहीं होगी। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या भाज्य होती है, कौन कौन सी संख्या अभाज्य होती है। या हम इसके थोड़ा सा बेटा अगर संख्या बड़ी हो तो हम कह सकते हैं 6d प्लस माइनस 1 के रूप में ज्यादातर होती है, यानी कि हमेशा नहीं, ज्यादातर। ज्यादातर 60 प्लस माइनस 1 के रूप में होती है। बताएंगे अभी ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करो बेटा नोट, सभी स्टूडेंट्स क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो आगे मैं समझाता हूं आपको। चलिए, तो ये लिखा है। अब मैं कहूं बेटा आपसे, अब मैं देखो जो भाज्य संख्या वो तो यहाँ लिखेंगे, और अभाज्य संख्या को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब मैं कहूं जो एक है, क्या है, एक है। ये चलो ये तो आप समझ ही गए, सीधा सीधा भाज्य अभाज्य देखते हैं कौन सी भाज्य हुई कौन सी अभाज्य हुई। अब मैं कहूं बेटा, मैंने लिख दिया, एक लिख दिया, दो लिख दिया, तीन लिख दिया, चार लिख दिया, पांच लिख दिया। ठीक है। अब मैं पूछता हूं, मैं आपसे पूछूं एक है वो भाज्य होगी या अभाज्य होगी, तो आप कहोगे कि सर एक में केवल एक से भाग जा रहा है। एक की फैक्टर कितने, केवल एक है। एक में केवल किससे भाग जा रहा है, केवल एक से जा रहा है। एक में भाग किससे जा रहा है, केवल एक से जा रहा है। तो एक के ना तो दो गुणनखंड हुए और ना ही तीन गुणनखंड हुए, तो ना तो इसने भाज्य का रूल फॉलो किया, क्योंकि भाज्य का रूल क्या कहता है बेटा, और अभाज्य का रूल क्या कहता है, आप जानते हो कि भाज्य होती है ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। जिस संख्या केवल, सॉरी, दो दो या दो से अधिक, दो या सॉरी दो से अधिक फैक्टर है, दो से अधिक फैक्टर हों, जिसके दो से अधिक फैक्टर होंगे। और अभाज्य क्या कहती है, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर्स हों। जिस संख्या केवल दो गुणनखंड होंगे वो आपकी कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है। तो एक का तो केवल एक ही गुणनखंड है, एक में केवल एक से भाग जा रहा है, इसीलिए हम लिख देते हैं एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। अब तक आप रटते हुए आएंगे, अब रटना नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट समझो। एक है ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। क्लियर बात है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने पूछा दो है, दो भाज्य होगी का अभाज्य होगी, तो आप जानते हो कि दो में एक से भाग चला जाएगा और दो से भाग चलाएंगे। दो के कितने गुणनखंड है, दो गुणनखंड है, एक और दो। तो जिस संख्या केवल दो गुणनखंड होते हैं वो कैसी होती है, अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य तो है पर दो कैसी भी है, सम है, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। नहीं, दो है आपकी, सम भी है और अभाज्य भी है, तो दो एकमात्र ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य दोनों चीजें हैं। तीन कैसे होगी बेटा, तीन में कैसे होगी, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य में कौन सी, विषम कह सकते हो, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हो जाएगी, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी हो जाएगी। मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे सर आंसर दो, क्योंकि ये तो है नहीं, सम अभाज्य पर अभाज्य भी तो है, क्योंकि सम भी और अभाज्य भी है तो अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, दो। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन, और चार क्या है, भाज्य संख्या। चार कैसी है, भाज्य संख्या है, क्योंकि आप जानते हो कि चार में एक से भी भाग जाएगा, दो से भी जाएगा और चार से भी जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, तीन फैक्टर है, इसके कम से कम तीन गुणनखंड हो गए। क्लियर बात है बेटा। चलिए चार क्लियर हुई। इसके बाद पांच, आप जानते हो पांच कैसी है, अभाज्य है। क्लियर बात है यहाँ तक। यहाँ तक किसी छात्र को कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके। और समझ में ना आए तो एक बार आप वीडियो को पीछे बैक करके फिर से देख सकते हो। ठीक है।
तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताना, जहां पर आप लोग बैठे हो वहीं पे मन में सोचना, आप आंसर बोलने की कोशिश करोगे तो आप जल्दी सीखोगे, ठीक है। जैसे मैं पूछूं आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर 2 है। इसके बाद मैं पूछूं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कहोगे 3 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। क्लियर है, ऐसे कर लोगे, भाज्य और अभाज्य पहचाना सीख गए। इसके बाद मैंने अभाज्य के बारे में एक बात और बताई थी आपको, अभी इसे बताएंगे हम। इसके बाद मैं कहूं कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या होंगी, कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो आंसर होता है बेटा 25। इसके बाद मैं कहूं 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो कितनी होती है, 15 होता है। आंसर कितना होता है आपका, 15। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है, एक बार रीजन जानते हैं, हम लिखते हैं सभी संख्याओं को। तो कुछ नहीं, बस आप सभी संख्याओं को लिख के देख लिया, आपको पता पड़ जाएगी। फिर भी एक बार 100 तक की अभाज्य संख्या आपकी जो है वो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक की लिखते हैं हम। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। 19 के बाद बेटा 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, 31 है, ठीक है, 37 है, ठीक है, 41 है, 43 है और 47 है। तो ये आपकी हुई बेटा 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या। कितनी हुई 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या, गिनिएगा आप लोग। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वही मैंने बताया था, अगर सवाल पेपर में डायरेक्ट पूछा जाए से 1 से लेकर 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप कहोगे सर 15 अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद मैं पूछूं आपसे 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कितनी होती है, 25 होती है। इसके बाद मैंने बेटा एक और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 100 तक की। तो 47 होगी, 47 के बाद अभाज्य संख्या देखते हैं हम। 48 49 50 51 52 53 होती है, 54 55 56 57 58 59 होता है, फिर 61 होता है, 62 63 64 65 66 67 होता है, 71 होता है, 73 होता है, 74 75 76 77 78 79 होता है, 80 81 82 83 होता है, 84 85 86 87 88 89 होता है, 90 91 92 93 94 95 96 97। ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 आपकी होगी बेटा। अगर मैं पूछूं 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप कह सकते हो कि 10 होती है। सर कितनी होती है, 10 होती है। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी होगी, देखो 15 ये 10 ये कितने होगी बेटा, 25 होगी। 1 से लेकर 50 तक कितनी होगी, 15 होगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि 50 से 100 तक कितनी होती है, तो 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी बेटा मेरी, 10 अभाज्य संख्या होंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या है ज्यादातर आपकी 6D प्लस माइनस 1 के रूप में होती है। यानी अगर हम 6 से भाग करेंगे तो या तो प्लस का एक शेष बचेगा, यानी या तो वो एक शेष बचेगा प्लस का, या नेगेटिव का एक शेष बचेगा ज्यादातर। तो ठीक है, चलो देखते हैं 6 से भाग करके। देखो 7 में भाग किया, एक शेष बच रहा है, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे माइनस का एक शेष है, यहाँ पे प्लस का एक शेष है, 6 18, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या माइनस का एक शेष है, यहाँ पे प्लस का, ऐसी 23 है। इसके बाद 25 भी ऐसी संख्या होती है, देखो यहाँ पे 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पे भी तो एक शेष बचेगा। इसीलिए मैंने कहा है ज्यादातर, हमेशा नहीं ज्यादातर। तो जिस संख्या में 6 से भाग करने पर या तो प्लस का एक शेष बचे या माइनस का एक शेष बचे, तो ज्यादातर, हमेशा नहीं बेटा, ये सब ध्यान रखना, ज्यादातर वो संख्या आपकी अभाज्य होती है। बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं हम आगे, तो इतना नोट कर लो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखें। अब देखते हैं हमारे संख्याओं का वर्गीकरण हमारा पूरा हो चुका है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चंस आपके कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल प्रश्न जो आपके पेपर में बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, औसत बताओ। ये नॉर्मल प्रश्न आपके पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये क्लास आपकी यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सीसेट और एसएससी सीएचएल, सीजीएल, सीपीओ सभी पेपर, सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, तो पहले आप 10 अभाज्य संख्या लिखोगे।
तो आप जानते हो, एक मत लिखना, सबसे ज्यादा गलती करता है बेटा बच्चा। चलो पहले प्रथम 5 का ही करो आप, क्या करो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का हद बताओ। तो सबसे पहले बच्चा एक को ही लिख देता, पर आप जानते हो मैंने क्या बताया था, एक है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक कैसी है, ना तो भाज्य और ना अभाज्य है। इसके बाद 2 आई, इसके बाद कितना आई, 3 आई, इसके बाद 5 आया, इसके बाद 7 आया और इसके बाद 11 आया। और हद करता कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो पद कितने हो गए आपके पास, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26 और 2 28, और 28 बट्टे 5, तो कितना आ जाएगा 5.6। क्लियर है बेटा सभी को, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करो नोट, सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। करो नोट इसे। चलिए क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं हम। और आगे कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे देखते हैं बेटा हम। इसके बाद ये बन जाता है, और अभाज्य संख्या आपसे पूछी जा सकती है, मैंने बता दिया आपको। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सम विषम भाज्य अभाज्य परमेय अपरमेय ये सब आप पहचान सकते हैं। इसके बाद और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं। मैं कहूं क्वेश्चन नंबर 2, परमेय संख्या गुणा परमेय संख्या। या मैं कह सकता हूं दो परमेय संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त होगी। अब मैंने 4 ऑप्शन दिए आपको बेटा, ए बी सी और डी। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ए व बी दोनों, इसके बाद कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। तो आप कहोगे कि परमेय संख्या और परमेय संख्या। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, तो परमेय संख्या लिखनी, जो आपका मन करे वो लिख लो, जो आपका मन करे वो परमेय संख्या। एक ने कहा मैं तो सब 2/3 लिख रहा हूँ पहली संख्या, दूसरी में तो 5 लिखूंगा, 5 लिख ले भाई, तो 5 गुणा 2 10/3। तो आप जानते हो 10/3 कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। आपकी इच्छा हो जो कोई भी 2 संख्या लिख सकते हो और उनका देख सकते हो। तो परमेय संख्या गुणा परमेय संख्या का गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, परमेय संख्या। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे जोड़ करवा सकता है, भाग करवा सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में देखिए 1-2 क्वेश्चन और लिख देते हैं ऐसे हम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परमेय संख्या या अपरमेय, दो अपरमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, दो अपरमेय संख्याओं का गुणा करने पर मिलेगा या मिलेगी, परमेय संख्या मिलेगी या परमेय संख्या मिलेगी, परमेय अपरमेय दोनों मिलेंगी, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 ये है। तो आप कहोगे कि अपरमेय संख्याओं को गुणा करने पर, तो अपरमेय संख्या कोई भी लिख सकते हो। एक ने कहा मैं तो √3 लिख रहा हूँ, मैंने कहा मैं तो दूसरी भी √3 मानूंगा, तो √3 गुणा √3 कितना हो गया बेटा आपका, 3 हो गया। एक तो बात ये आई। अब एक ने कहा मैं तो √3 मानूंगा, और ये तो रामलाल ने कह दिया कि मैं तो √3 मानूंगा, श्यामलाल ने कह दिया मैं तो √2 मानूंगा बेटा। तो √3 और √2 का गुणा करोगे आपको कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ये आपकी कैसी संख्या, परमेय है। ये कैसी है, अपरमेय है। ये कैसी है, परमेय है, और ये कैसी है, अपरमेय है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, आप लोग समझ रहे हो आसानी से। तो परमेय और अपरमेय, अब आप जानते हो परमेय परमेय भी प्राप्त हो सकती है और अपरमेय भी प्राप्त हो सकती है। तो आंसर ए भी हो सकता है और आंसर बी भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों। तो ऐसे करके आप संख्या रख के देख लोगे, परमेय अपरमेय से संख्या है संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो। बात क्लियर है।
तो प्रश्न नंबर 3 आपका क्लियर हुआ। तो ऐसे करके जो संख्याओं का वर्गीकरण है उस पर आधारित प्रश्न बनते हैं, और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो सही में बता रहा हूँ, और उनको करने का तरीका ही बता रहा हूँ आपको। और क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा बेटा। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दो। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 कहता है दो सम संख्याओं का गुणनफल होगा। अब बेटा कुछ भी आ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है, योगफल पूछ सकता है, तो आप बस रख के देख लो। सम संख्या का है तो सम संख्याओं का गुणनफल होगा, गुणनफल होगा। नंबर ए है सम संख्या, नंबर बी है विषम संख्या, नंबर सी है अभाज्य संख्या, और नंबर डी है नन। तो बताइए बेटा क्या आंसर होगा, बताइए सभी लोग। वीडियो पॉज करके एक बार अपनी कॉपी पेन से करके देखिए और आंसर बताइए, जरूर कमेंट जरूर करिएगा क्या आंसर होगा। चलिए, दो सम संख्याओं का गुणनफल होगा। तो दो सम संख्या ले लो आप, मैंने कहा एक 2 लूंगा एक 4 लूंगा, जिस जिसकी इच्छा हो वो आप सम संख्या लिख सकते हो। किसी का मना है मैं तो 10 सम संख्या लूंगा, 10 लिख ले भाई, पर हम ज्यादातर छोटी संख्या रखते हैं जिससे हमें आसानी रहे करने में, ठीक है। तो 2 गुणा 4 करोगे आप कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो 8 आपकी कैसी संख्या, सम संख्या है। कोई कह रहा है मैं तो 4 गुणा 6 करूंगा, तो भी बचा कितना आ रहा है 24। 24 भी कैसी संख्या, सम संख्या है। और कोई आया मैं तो 10 गुणा 4 लूंगा, तो लो भाई तब भी कितना 160। 160 की संख्या है, सम संख्या है। तो आप समझ गए, दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होता है, सम संख्या होता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 क्लियर हुआ। बताइए बेटा कोई दिक्कत किसी को कैसी भी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 लिख देता हूं मैं। दो विषम संख्याओं का गुणनफल होगा, तो आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा क्या आंसर होगा, सम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा, या इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, बताओ क्या होगा। बताओ बेटा क्या आंसर होगा। तो चलो इसका आंसर हम करते हैं। अब कोई भी दो विषम संख्या आप रख के देख लो, दो विषम संख्याओं का गुणनफल होगा। तो दो विषम संख्या 3 गुणा 3 किया कितना आया, 9 आया। कोई कह रहा है मैं तो एक 5 लूंगा एक 3 लूंगा, 5 गुणा 3 करोगे कितना आएगा, 15 आएगा। कोई कह रहा है मैं एक 7 लूंगा एक 9 लूंगा, तो 9 7 63। ये भी देखो, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी कितनी विषम संख्या। तो दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है बेटा, विषम संख्या होता है। ये बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। सम व विषम विषम संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी एक मैं सम संख्या ले लूं एक विषम संख्या ले लूं तो विषम संख्याओं का गुणनफल होगा। तो बताइए क्या होगा। तो देखो, प्रमेय प्रमेय पे आधारित प्रश्न कर लिए हमने, सम विषम पे आधारित कर लिए, ठीक है। तो ऐसे करके प्रश्न बनते हैं, तो आप करने का पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सम व विषम संख्या, एक सम ले ली 2 और विषम ले ली 3, तो 2 गुणा 3 कितना है बेटा 4। एक कह मैं तो 4 लूंगा, ऐसे लूंगा 5 लूंगा, तो 4 गुणा 5 भी कितना है 20। ये भी कैसी है सम, ये भी कैसी है सम। तो सम संख्या और विषम संख्या गुणनफल बेटा हमेशा कैसा होता है आपका, ये कैसा होता है हमेशा सम संख्या होता है। बात क्लियर हुई। तो ये बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार से संख्याओं के वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न बनते हैं। तो संख्याओं के वर्गीकरण एक तो ही हो गया। अब हम बात करते हैं दशमलव वाले। ये दशमलव वाले जो मैंने एक टाइप बताया था, ये तो हो गया संख्या में वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न। अब बात आते हैं दशमलव से संबंधित प्रश्न। दशमलव से संबंधित प्रश्न कैसे बनेंगे, चलो अब इसके प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं मैं इसका आपका कि 2.5 को भिन्न रूप में बदलो। तो आप आसानी से बदल सकते हो कि पॉइंट हटाया सर, 0 बढ़ा दिया, 5 पंजे 25, 5 10, आराम से कर सकते हो। सीधा सीधा दशमलव आए तो आप उसे आराम से हटा सकते हो। अगला मैंने लिखा कि 25.24, इससे आप किसमें भिन्न बदलो, तो क्या आप क्या करोगे, 2524 लिखा, दशमलव के बाद कितने अक्षर है, 2 अक्षर है, तो 2 जीरो बढ़ा दोगे, 2524 काट दोगे 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आप लोग कर सकते हो, परंतु जब बार वाली संख्या आती तब आप लोगों को दिक्कत होती। जैसे मैं प्रश्न लिखता हूं 3.3 पर बार, या क्या लिखता हूं 3.333 डॉट अनंत तक जा रही। इस प्रकार का प्रश्न पेपरों में आजकल हाईलाइट है, बहुत आ रहा है बेटा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर देखो, जरूर सीखने की कोशिश करो। 3.333 ये कहां तक है, अनंत तक है, इसको आप भिन्न के रूप में बदलो। तो आप क्या करोगे, जैसे लिख दो 3.3 पर बार, इतने यहां तक कर लोगे। इसके बाद आप जानते हो 3 तो आपका कंप्लीट, 3 तो कुछ लेना नहीं है। जिस प्रकार हम दशमलव हटाकर क्या बढ़ाते थे, 0 बढ़ाते थे, ऐसे ही बेटा आपका आ जाए कि ये क्या है, बार है, तो बार हटाने के नीचे क्या आता है, 9 आता है। तो 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 तरक के 9, क्या हुआ, 3 तरक के 9 और 1 10/3। क्लियर हुआ सभी छात्रों को। या तो ऐसे कर सकते हो, ये तो हो गया टाइप नंबर 1 हो गया, पहले तरीके से ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो, एकदम ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, आप बहुत फास्ट आंसर दोगे। ये कितना है, 33 है, तो 33 निकले आपने। अब आप माइनस करोगे बिना बार वाली संख्या, जिस संख्या पे बार नहीं चढ़ा हो, जिस संख्या पे बार नहीं चढ़ा उस संख्या को लिखोगे बेटा आप। तो बिना बार वाली संख्या कितनी है, 3 है, तो -3 बटे जितने अक्षरों पर बार चढ़ा होगा, जितने अक्षरों पर क्या होगा आपका बार चढ़ा होगा, उतने ही नीचे 9 के अक्षर ले लोगे। तो 33 में 3 गया, 30/9, कितना गया, 10/3। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी छात्र को। चलो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न लिख रहा हूं मैं, 6.6666 ये अनंत तक गया है, इसका आंसर दो आप लोग। तो आप क्या करोगे, ये क्या हो गया, 6.6 पे बार हो गया, तो एक तो भैया 6 तो पूरा है, 6/9, 3 से हटाओ, 3 दूनी 6 और 3 तरह के 9, तो 6 18 और 2 20/3। या तो ऐसे कर सकते हो बेटा, या फिर दूसरा तरीका क्या है आपका, ये 6.6 पे बार है, तो 66 लिखा आपने, बिना बार का कितना है, 6, तो माइनस के 6, कितने संख्याओं पे बार चढ़ा है, दो, एक अक्षर पे, तो उतने ही 9 के अक्षर लगा दो। 66 में से 6 गया, कितना है, 60/9, 3 से काट दो, तो ये कितना 20, और ये कितना 3, 20/3। तो नोट करो। इसके बाद में प्रीवियसली जो क्वेश्चन कुछ आए वो मैं आपके सामने कर देता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे आगे। थोड़ा वेट कीजिए, अभी स्टार्ट कर, क्वेश्चन मैं निकाल लूँ बेटा। चलिए, तो अब जो आप मैं प्रश्न कराऊंगा जो आपके पेपर में आ चुके हैं, तो चलिए अब उन प्रश्नों को लिखते हैं, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो प्रश्न लिख रहा हूँ मैं, 0.393939 डॉट 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 आंसर जाएगी, ठीक है। इसका इज इक्वल टू आपको इसका सहयोग बताना है। ए ऑप्शन है आपका 39/100, बी ऑप्शन है आपका 13/33, सी ऑप्शन है 93/100, और डी ऑप्शन है आपका 39/990। करिए बेटा, क्लियर आ रहा है, एक बार देख लेना। चलो बताइए, तो कैसे करोगे आप, चलो मैं बताता हूँ। तो आप जानते हैं किसी का लगभग 0.39 पर बार हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार लिखो आप 0.39 पे बार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखो बेटा, तो ये बार हटाते हैं 39, ठीक है। क्या करोगे, बार हटाओगे
तो उतने दोनों के अक्षर आ जाएंगे। तो 3 से काट देंगे कितनी बार 13 बार, और 3 से कितनी बार 33 बार, कितना गया 13/33। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कोई कहे सर दूसरे तरीके से 239 लगा आपने, क्या बिना बार की कोई संख्या है? नहीं है, तो घटाने के लिए तो कुछ है नहीं। अब कितने अक्षरों पर वार है? 2 अक्षरों पर। जितने अक्षरों पर वार है उतने दोनों के अक्षर नीचे रख दोगे, तो दोनों के अक्षर 2 रखे, आपने कितना गया 13/33। तो आपका क्या आंसर हुआ बेटा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? यही बता दूं कब आया, ये बताइए तो मैं आपको ये प्रश्न कब आया हुआ है। ये प्रश्न आपका आया बेटा एसएससी सीजीएल 2017, सीजीएल 2017 में आया ये प्रश्न आपका। चलो इसे नोट करो, फिर मैं अगला लिखता हूँ। अगला है 0.123 123 123 डॉट 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 इज इक्वल टू बताइए किसके बराबर? ऑप्शन लिख रहा हूँ बेटा मैं, 14/333। बी नंबर ऑप्शन आपका 41/333। सी नंबर ऑप्शन 123/1000। और डी ऑप्शन आपका 441/333। ये आपका है एसएससी एफसीए 2012। बताइए इसका आंसर करो सर, स्टूडेंट क्या होगा? तो वही तरीका है, आप क्या करोगे 0.123 पर बार 123 से कितने अक्षर हैं? बार 3 अक्षरों से, तो दोनों के अक्षर नीचे 3, 3 से काट दो, 300 द्वारा 3 एकम 3, और 3 से कितनी बार 333 बार, तो कितना है 41/333। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। बात क्लियर है? किस प्रकार के प्रश्न आप लोग आसानी से कर सकते हो बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक दो प्रश्न और कराते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न लिखता हूं मैं। अगला प्रश्न आपका 2.349 सॉरी 2.349, तो बार किस पर 49 पर बार है का दशमलव भिन्न किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका 2326/999। ऑप्शन नंबर बी है 2326/990। ऑप्शन नंबर सी है 2347/999। ऑप्शन नंबर डी है 2347/990। करो बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोग जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। चलो तो ये दो, तो पहला संख्या 23 मिलता है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो भी संख्या बिना बार वाली हो उसे घटा दो। तो बिना बार का कितना है इसमें 23 पूरा कितना है बिना बार का। ये थोड़ा पॉइंट कहाँ पर लगा है, सिर्फ आपको ये देखना है बिना बार की कौन सी संख्या है। तो इस पर केवल बार है आपका, और इस पर बार नहीं है, तो 23 को घटा दिया अपने माइनस से 23। इसके बाद आप जानते हो कितने अक्षरों पर बार है? 2 अक्षरों पर। तो जिन अक्षरों पर बार होता है उसके कितने होते हैं, उससे उतने ही दोनों के अक्षर आते हैं। तो दोनों की हो गए। और इनका तो सॉल्यूशन हो गया, पर दशमलव 3 है, इसका भी तो कुछ होगा। और आप जानते हो कि दशमलव के बाद बेटा जितने अक्षर होते हैं उतने ही जीरो आते हैं, परंतु इन दोनों के तो दोनों के अक्षर आते हैं, तो बच्चा क्या है, तो इसका क्या गया जीरो। तो 2349 में से 23 हटाओ तो 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 3 2 2326/990। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। क्लियर है? तो आप आराम से ये प्रश्न कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न आपका एसएससी जीडी 2012 में आया है। ये प्रश्न एसएससी जीडी 2012 का प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके प्रश्न आ सकते हैं आपके पेपर में, और एक दो प्रश्न देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न एक लिख देते हैं, 3 पर बार 0.3 पर बार प्लस 0.6 पर बार प्लस 0.7 पर बार प्लस 0.8 पर बार बराबर एक्स। तो एक्स किसके बराबर है इसका माना मैंने आपको। ए नंबर ऑप्शन है 5.3, बी नंबर ऑप्शन है 2 से 3/10, सी नंबर ऑप्शन है 2 से 2/3, और डी नंबर ऑप्शन आपका 2.35।
तो करेक्ट इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। ये प्रश्न आपका आया है कभी? आए हुए प्रश्न तो आप सही पेपर की देखने आएगा, पेपर में रखना, ठीक है। चलो, तो इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो ये मत जोड़ देना बेटा, 3 6 9 7 16 और 8 24 बट्टे, तब तो 24 तो 12 ऐसे नहीं होता ये। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप करोगे 3 बट्टे 9, क्योंकि आप जानते हो कि 12 18 तो 9 का रहे 6 बट्टे 9, ऐसे ही 7 बट्टे 9, वैसे ही 8 बट्टे 9 बराबर एक्स है। आप जोड़ सकते हो, एलसीएम कितना गया, 9 आ गया। तो 3 + 6 + 7 + 8, तो 8 और 7 15, 15 और 6 21 और 3 24, 24 बट्टे 9, 3 से काट दो, 3 से 24 और 3 से 9, तो कितना गया, 2 सही 2 बट्टे 3, कितना गया, 2 सही 2 बट्टे 3। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। किस प्रकार दशमलव संख्याओं का आधार प्रश्न बन सकते हैं। फिर आपके दशमलव से संबंधित प्रश्न हो गए, संख्याओं के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न हो गए। अब हम अगले टैब की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हम जानेंगे इसमें, चलिए अब आगे चलते हैं, नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो वो हम शुरू करते हैं विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम। चलो यार, इससे पहले एक चीज और देख लें। इससे पहले चीज हम जानते हैं नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या निकालना, जीरो की संख्या निकालना। तो कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं इनको अब देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 लिखता हूँ मैं, 1 × 2 × 3 डॉट 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 100 को हल करने पर दाईं ओर कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे, या पीछे कितने जीरो आएंगे, ऐसे करके आएगा आपका, दाईं ओर कितने जीरो होंगे, कितने जीरो आएंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। तो आप जानते हो बेटा कि दाईं ओर जीरो का मतलब है जो पीछे की ओर जीरो है वो कैसे बने। तो आप जानते हो कि जीरो बनता किससे से, 2 से और 5 से, यानी 2 का और 5 का गुणा करने पर आपका 2 पंजे 10, सॉरी 10 होता है। तो 10 का तो कितना हुआ, 1 जीरो हुआ। तो आप जानते हो कि आप समझ लो, एक तो लड़का है, एक तो बॉयस है, और एक क्या है, गर्ल्स है। बॉयस और गर्ल्स की शादी करा दो तो आपका क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट जोड़ा बन जाएगा। तो इसी प्रकार जीरो के लिए आपको एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। पर मैं कहूँ कि बेटा आपके पास 2 तो है, 5 और 5 है 3, तो कितने की शादी करा सकते हो आप। तो कहोगे सर मैं तो 3 की, तो पीछे जीरो कितना आएंगे, 3 जीरो आएंगे। तो हम देखते हैं कि कंप्लीट जोड़े 2 के और 5 के किससे बन जाएंगे। तो आप जानते हो सबसे हम पहले हम काउंट करने की कोशिश करेंगे, जो संख्या कम बार होगी, जो संख्या कम बार होगी। तो देखते हैं नंबर ऑफ जीरो को। चलो, तो आप जानते हो 1 से लेकर 100 तक संख्या गुणा करोगे तो देखो, 2 तो 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, 10 में आएगा, 2 तो अपार हो रहा है। तो सीधी सीधी आपको क्या करनी है, 1 से लेकर 100 तक की संख्या गुणा करने पर दाईं ओर कितनी। तो डायरेक्ट में ट्रिक बताता हूँ, तो ठीक है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से जाना है तो हमारी एक नंबर सिस्टम की पूरी सीरीज मैंने चलाई थी, उसमें आप एक क्लास पढ़ी होगी, नंबर ऑफ जीरो। अगर नंबर सिस्टम आपको डिटेल में पढ़ना है, वैसे तो यहाँ पर ही मैं डिटेल में पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो नंबर सिस्टम की एक लाइव सीरीज चलाई थी मैंने, तो उसमें एक एक क्लास टॉपिक वाइज पढ़ी हुई है। तो जिस भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो या प्रैक्टिस ज्यादा करनी हो तो आप हमारे इसमें प्ले लिस्ट में जाके नंबर सिस्टम प्ले लिस्ट खोलना, और वहाँ पे जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है उस टॉपिक को खोल के आप आराम से पढ़ सकते हो। चलिए, तो देखते हैं 100 है, तो 100 में देखेंगे 1 से लेकर 100 तक 5 कितनी बार आएगा। तो 5 से आपने भाग के कितनी बार आया, 20 बार तो यहाँ पे आया। 5 से भाग करो पूरा पूरा कितना है, 20। जितना जाए उसमें फिर भाग करो 20 में। तो 5 से भाग कर दिया कितना है, 420 और 4 24। क्लियर है। रीजन यही है कि हम जानते हैं कि यहाँ पर 5 ज्यादा बार, 5 कम बार आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा। चलिए, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 24। चलिए, अगला प्रश्न मैंने बोल दिया कि 1 से लेकर 1000 तक की को संख्या गुणा करने पर दाईं ओर कितने जीरो आएंगे, दाईं ओर कितने जीरो आएंगे बताइए बेटा। तो कहोगे आप कि 1000 है, इसमें 5 से भाग किया, कितने आ गया पूरा पूरा, 208। 200 में 5 से भाग किया, कितने में आ गया, 40 बार। 40 में 5 से भाग किया, कितने में आ गया, 8 बार। तो कितना, 8 में 5 से भाग कर सकते हो, तो आप तो 8 में 5 से भाग करोगे पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये देखते हैं पूरा पूरा भाग कितनी बार गया।
तो 200, 240, 248 और 249, तो दाईं ओर कितने जीरो होंगे? 249, 249। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी छात्र को? तो प्रश्न नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करो नोट बेटा, तब तक मैं पानी पी लूँ। चलिए, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न मैंने बोला कि 1 से लेकर 10,000 तक की संख्या को गुणा करने पर दाईं ओर कितने जीरो आएंगे? तो क्या करोगे आप? वही तरीका, 10,000 है, कितना है? 10,000। 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, कितनी बार गया? 2,000 बार गया। 2,000 में 5 से भाग करोगे कितनी बार गया? 400 बार गया। 400 में 5 से भाग करोगे कितनी बार गया? 5 से 80 बार। 80 में 5 से भाग करोगे कितनी बार गया? 16 बार। 16 में 5 से भाग करोगे कितनी बार गया? 3 बार। क्या 3 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 2,000 ये 4 से कितना हो गया? 2400। 80 है 2480 और 16 ये 2496 और 3 है कितना है? 2499। तो दाईं ओर कितनी जीरो आएंगे? 2499। पर अब तक मैं जो संख्या बोल रहा था वो सब संख्या का आपकी लगातार थी, और बीच बीच में से भी तो आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोलता हूँ, और कैसे कैसे टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। ये अभी कंप्लीट नंबर सिस्टम का पूरे का मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो नंबर सिस्टम होती है, खास करके जो यूट्यूब तो नंबर सिस्टम का अच्छा इसको रहता है। यूट्यूब 20 या 22 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, तो और जैसे सीबीडी में भी आते हैं, सीसेट में तो नंबर सिस्टम की भरमार रहती है। अगर आप सीसेट का पेपर देते हो, यूपीएससी वाले छात्र होते हैं, तो सीसेट में नंबर सिस्टम खूब बेटा प्रश्न भर भर के आते हैं उससे। चलिए देखते हैं। अब मैंने लिखा 40 गुणा 41 गुणा 42, 40 से लेकर आपका डॉट 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 ये है 200 तक की संख्याओं का गुणा करने पर दाईं ओर कितने जीरो आएंगे? दाईं ओर कितने जीरो आएंगे? तो चलो देखते हैं। 40, 41, 42 से लेकर 200 तक। तो पहले मुझे पता है कि मुझे बीच में है तो कुछ पता नहीं है, पर अगर आपका एक से लिखा होता है, एक से लेकर 200 तक गया तो आराम से निकाल सकते थे कि 200 में 5 से भाग करो तो कितना आया? 40। 40 में 5 से भाग करो कितना आया? 8। 8 में 5 से भाग करो तो कितना है? एक बार। तो 49 ये हो जाते हैं। परंतु कब? जब 1 से लेकर 200 तक होता। कब होता है बेटा ये? 1 से लेकर 200 तक। तो ये 1 से लेकर 200 तक में कितना है? 40 से लेकर 200 तक है। तो एक्स्ट्रा काउंट कहाँ तक की जीरो कर ली मैंने? 1 से लेकर 39 तक का गुणा किया है, उसके एक्स्ट्रा काउंट जीरो है। तो 1 से लेकर 39 तक अलग नहीं निकाल सकते आप क्या जीरो? तो निकाल सकते हैं। 39 में 5 से भाग करोगे 5 से 35, 7 में 5 से भाग करोगे कितने बार? एक बार। 7 और 1 8। तो कितने जीरो मैंने एक्स्ट्रा काउंट कर दिए इसमें? 8 जीरो एक्स्ट्रा काउंट कर दिए हैं, जो कहाँ तक है? 1 से लेकर 39 तक के। 8 रखा तो कितना आया? 41। तो क्या बेटा बीच में से संख्या निकली हो तो आप कर नहीं सकते? कर सकते होते। चलो एक प्रश्न और बोल देता हूँ मैं, हम आगे अगला टाइप देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 15 गुणा 16 गुणा 17 डॉट 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 100 को हल करने पर दाईं ओर कितने जीरो आएंगे? बताइए। तो फॉलो करेंगे हम। मुझे पता है कि मुझे 15 है तो कोई नहीं पता, एक से जानता हूँ, बताते एक से। एक से लेकर 100 तक की जीरो कैसे निकालता हूँ मैं? आप 5 से भाग करोगे कितना है? 20। 20 में 5 से भाग करोगे कितना है? 4। तो 20 और 4 24 जीरो होते हैं, परंतु कब? 1 से लेकर 100 तक। पर मुझे कहाँ तक के निकालना है? 15 से लेकर 100 तक के। तो 1 से लेकर 14 तक के आप घटा सकते हो। 1 से लेकर 14 तक क्या कर सकते हो? घटा सकते हो। तो 14 में भाग करोगे आप 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। आगे तो भाग जाने का कितनी आ गया? 2 बार। तो 2 जीरो एक्स्ट्रा कम से 24 में 2 घटा दो कितना आ गया? 22। आराम से कर सकते हो। तो इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो बेटा सभी छात्र, फिर आगे बढ़ते हैं।